मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। ये बात 2019 की है। सागर जिले में एक थाना है बंडा। ये बात है 30 जनवरी 2019 की। दोपहर करीब 1 बजे बंडा थाने के टीआई सतीश सिंह के मोबाइल पर अचानक कॉल आया। नंबर देखा तो गांव के चौकीदार का था। कॉल उठाया तो चौकीदार ने बताया कि गोराखुर्द गांव की पहाड़ी के पास झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। जैसे ही सतीश सिंह को यह सुना कि किसी की हत्या हो गई है, वो तुरंत सतर्क हो गए। मामला सीरियस था, इसलिए खुद मौके पर जाना जरूरी समझा। उन्होंने वहां मौजूद एसडीपीओ को भी इसकी खबर दी और फिर अपनी टीम के साथ तुरंत रवाना हो गए। साथ ही एसपी साहब को भी इसकी जानकारी दे दी। करीब आधे घंटे में टीआई सतीश सिंह उस जगह पर पहुंच गए। देखा तो एक नौजवान की लाश मुंह के बल झाड़ियों में पड़ी थी। हालत देखकर लग रहा था कि शव को वहां पड़े 3 से 4 दिन हो चुके हैं। उसके बदन पर पैंट शर्ट और एक स्वेटर था। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। इससे यह साफ हो गया कि मरने वाला उसी इलाके का नहीं था। मृतक के कपड़ों से भी उसकी पहचान से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मौके की जांच पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब क्योंकि हत्यारे तक पहुंचने से पहले यह जानना जरूरी था कि मरा हुआ शख्स आखिर है कौन, तो टीआई ने उसकी फोटो जिले के हर थाने में भेज दी, ताकि यह पता चल सके कि कहीं उसकी कोई गुमशुदगी रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। लेकिन किसी भी थाने से कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दिन यानी 31 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि लाश करीब 3 से 4 दिन पुरानी है और मौत गला दबाने से हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि मृतक के सीने में पेसमेकर लगा था, यानी वो छोटा सा डिवाइस जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। टीआई ने जब पेसमेकर को ध्यान से देखा तो उस पर एक नंबर और एक कंपनी का नाम लिखा था। उन्होंने तुरंत गूगल पर उस कंपनी के बारे में जानकारी ढूंढी तो पता चला कि ये एक अमेरिकी कंपनी है। इसके बाद पुलिस ने उस कंपनी से फोन और ईमेल के जरिए संपर्क किया। वहां से मुंबई ऑफिस का पता और फोन नंबर मिल गया। जब पुलिस ने वहां फोन किया तो जांच एकदम से एक नई दिशा में बढ़ गई। मुंबई ऑफिस से जो जानकारी आई उसने पुलिस की पूरी जांच को एकदम साफ कर दिया। पता चला कि जिस पेसमेकर का नंबर मिला था वो आगरा के रहने वाले सुदामा यादव को लगाया गया था। यह पुलिस के लिए बड़ी जानकारी थी। इसके साथ ही सुदामा का एड्रेस भी मिल गया, तो एक टीम बनाकर उसे आगरा भेजा गया। वहां सुदामा के घर पर उसकी पत्नी मुन्नी बाई मिली। पुलिस ने जब उससे बात की तो उसने बताया, 25 जनवरी को हम झांसी गए थे एक जमीन के झगड़े के सिलसिले में। मैं तो वापस लौट आई थी, लेकिन मेरे पति वहीं रुक गए थे। उसके बाद वो घर नहीं आए। वैसे तो वो पहले भी कई बार कई दिन तक बाहर रहते थे, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कुछ दिन में आ जाएंगे। पुलिस फिर मुन्नी बाई को साथ लेकर थाने ले आई। सुदामा की लाश अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई थी। जब मुन्नी बाई को वहां ले जाया गया तो उसने लाश देखते ही पहचान लिया। वो उसके पति सुदामा ही थे। वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उसे ढांढस बंधाया और कानूनी कार्रवाई पूरी करके सुदामा का शव उसे सौंप दिया। लाश की पहचान होने के बाद पुलिस का अगला कदम हत्यारों तक पहुंचना था। जब अंतिम संस्कार हो गया तो पुलिस ने सुदामा की पत्नी मुन्नीबाई को फिर से पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ में पता चला कि सुदामा का व्यवहार ठीक नहीं था। वह अक्सर बाहर की महिलाओं से जुड़ा रहता था और महीनों घर से गायब रहता था। जब पत्नी विरोध करती तो उसके साथ मारपीट करता था। मुन्नीबाई ने यह भी बताया कि सुदामा का झांसी में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें वहां के प्रधान और एक पुलिसकर्मी से उसका मनमुटाव था। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इन दोनों की जानकारी लेकर एक टीम झांसी भेज दी। इसके साथ ही पुलिस ने मुन्नीबाई के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। जांच में सामने आया कि 25 जनवरी की रात को उसके नंबर पर एक नया और अज्ञात कॉल आया था। जब उस नंबर की छानबीन की गई तो पता चला कि वह गोराखुर्द गांव के निवासी प्रभु सौर का है। पुलिस को यह नंबर संदिग्ध लगा। जब प्रभु सौर के बारे में मुन्नीबाई से पूछा गया तो उसने कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। इससे पुलिस को शक गहरा हो गया। टीआई को यह समझ में आने लगा कि वह सच्चाई नहीं बता रही है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की बजाय थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया, ताकि वह दबाव में आकर खुद ही सच बोल दे। यह तरीका काम कर गया। पूछताछ के दौरान मुन्नीबाई ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने पति की हत्या करवाई थी। मुन्नीबाई ने पुलिस को बताया कि सुदामा के चलते घर की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। उसने जो कहानी बताई उसमें सारा मामला धीरे धीरे खुलता गया। सुदामा यादव झांसी के पास जेरई गांव का रहने वाला था। उसका परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था। माता पिता, 2 भाई और थोड़ी सी जमीन, जिससे बड़ी मुश्किल से घर चलता था। सुदामा शुरू से ही लापरवाह और आवारा स्वभाव का था। उसके पिता को उम्मीद थी कि अगर उसकी शादी कर दी जाए तो शायद वह जिम्मेदार बन जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने हमीदपुर के राठ गांव की रहने वाली मुन्नीबाई से उसकी शादी कर दी। मुन्नीबाई भी गरीब परिवार से थी, इसलिए दोनों का मेल साधारण था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चला। सुदामा कुछ समय के लिए संयमित रहा, लेकिन जल्द ही वह फिर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया। उसने घर परिवार की चिंता छोड़कर बाहर घूमना और लापरवाही से जीना शुरू कर दिया।
इसी दौरान सुदामा का अपने गांव में पैतृक संपत्ति को लेकर वहां के ग्राम प्रधान से विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। इन सब झंझटों के बीच सुदामा अपनी पत्नी मुन्नीबाई को लेकर आगरा चला आया। वहां उसने ऑटो चलाना शुरू किया, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा वह गांव में अपने माता पिता को भेजता था। इस बीच वह 4 बच्चों का पिता बन चुका था, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। वह लगातार दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाता रहा और मौज मस्ती में डूबा रहा। आगरा में उसे टोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह बिना किसी डर के खुलकर अय्याशी करने लगा। जब मुन्नीबाई विरोध करती तो वह उसके साथ बुरी तरह मारपीट करता। इसके बावजूद किसी तरह मुन्नीबाई ने अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे की शादी करवा दी थी। सबसे छोटा बेटा अब भी उसके साथ ही रहता था। सुदामा अब 55 साल की उम्र पार कर चुका था और बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों ने भी उसे घेरना शुरू कर दिया था। उसे दिल की बीमारी हो गई। इलाज के लिए मुन्नीबाई ने इधर उधर से पैसे जुटाए और उसे जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए उसके सीने में पेसमेकर लगा दिया। इलाज के बाद सुदामा घर लौट आया, लेकिन बीमारी ने उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाया। कुछ दिन बीते ही थे कि वह फिर से बाहर की महिलाओं के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती में लग गया। सुदामा की आदतें अब घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं थीं। ऑटो चलाते हुए तो वह राह चलती औरतों पर डोरे डालता ही था, लेकिन अब वह अपने ही मोहल्ले की महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहा था, खासकर उन औरतों को जिनके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। नीलम नाम की एक महिला उसके घर के बिल्कुल सामने रहती थी। उसके पति दिल्ली में नौकरी करते थे और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। सुदामा ने नीलम से पहले तो सामान्य अंदाज में बातें शुरू की, फिर धीरे धीरे मदद के नाम पर उसके घर तक भी जाने लगा। लेकिन एक दिन नीलम के देवर ने दोनों को बातचीत करते देख लिया। बात छोटी सी थी, लेकिन उसके मायने बड़े हो सकते थे। खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। जब मुन्नीबाई ने इसका विरोध किया तो उसने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसी दौरान मुन्नीबाई के भाई रामकुमार यादव का फोन आया। मुन्नीबाई ने रोते रोते सारी बात अपने भाई को बता दी। बहन की यह हालत देखकर रामकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि अब इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही बेहतर होगा। उसने तय कर लिया कि सुदामा को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। मुन्नीबाई भी इस फैसले में सहमत हो गई। रामकुमार खुद हत्या को अंजाम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने गोराखुर्द गांव के रहने वाले भूरे गौड़ को 50,000 रुपए देने का लालच देकर इस साजिश में शामिल कर लिया। योजना के अनुसार 25 जनवरी 2019 को सुदामा, मुन्नीबाई और रामकुमार झांसी में चल रहे जमीन विवाद की पेशी में शामिल होने कोर्ट पहुंचे। सुनवाई खत्म होने के बाद मुन्नीबाई तो आगरा लौट गई, लेकिन रामकुमार सुदामा को अपने साथ ले गया। उसे मालूम था कि सुदामा महिलाओं का बहुत शौकीन था, इसलिए उसने एक लड़की से मिलवाने के बहाने उसे बंडा के गोराखुर्द गांव ले गया। रात करीब 8 बजे वहां भूरे गौड़ के साथ ही प्रभु सौर और हरि सिंह ठाकुर भी आ गए। योजना के मुताबिक प्रभु सौर ने सुदामा को एक लड़की से मिलवाने का झांसा देकर उसे गोराखुर्द की पहाड़ियों की तरफ ले गया। वह इलाका पूरी तरह सुनसान था। जब सुदामा को माहौल कुछ अजीब सा लगा तो उसने लड़की के बारे में सवाल किया। तभी रामकुमार ने अचानक उसे धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया और मौके पर ही उसकी जान ले ली। हत्या के वक्त रामकुमार का मोबाइल बंद हो गया था, इसलिए उसने प्रभु सौर के फोन से मुन्नीबाई को कॉल करके यह बताया कि काम हो गया है। हत्या करने के बाद सभी चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। जब मुन्नीबाई को गिरफ्तार किया गया और उससे गहराई से पूछताछ की गई तो पूरी साजिश सामने आ गई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके भाई रामकुमार और बाकी दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया। सभी से पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया। अगर किसी का बर्ताव बुरा है या घर में झगड़े हो रहे हैं तो उसकी शिकायत पुलिस से करो या कानून का सहारा लो। किसी की जान लेना कभी भी सही रास्ता नहीं होता। रामकुमार ने बहन की हालत देखकर गुस्से में आकर अपने जीजा की हत्या करवा दी, लेकिन अब वो खुद भी जेल में है। मतलब एक की गलती की सजा 4 लोग काट रहे हैं। सुदामा ने शादी के बाद भी बाहर की औरतों से रिश्ते बनाए, अपनी बीवी को मारा पीटा और मजे करता रहा, लेकिन आखिर में उसकी मौत बहुत ही बुरे तरीके से हुई। यानी जैसी करनी वैसी भरनी।